नमस्कार फ्रेंड्स। आपको मिले विवाद रहित तनाव मुक्त आवास। विवाद और तनाव दो शब्द हैं, तो ये आवास देने की गारंटी रेडा करती है और ये रेडा अवस्थित है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये पावर दी गई है कि जो भी रियल एस्टेट से संबंधित, चाहे वो कारोबार करते हों या उसके परचेजर हों या बायर हों या फिर सेलर हों, कोई भी हो, उस प्रतिबद्धता में, उस कानून के दायरे में उनको आना पड़ता है। तो आज हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि आज एक बहुत बड़ा सेमिनार रेरा के द्वारा आयोजित की गई है और हमारे ऑनरेबल रंजीत कुमार चौधरी सर हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि पहले प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज धनबाद से रिटायर्ड और आज रेरा के चेयरमैन हैं। दूसरे हमारे ऑनरेबल मेंबर वीरेंद्र भूषण सर, जो कि बहुत बेहतर तरीके से कंज्यूमर फ्रेंडली और प्लस लोगों के समस्या को समाधान करने वाले, बायर्स की समस्या को समाधान करने वाले, तो ये दो मेहमान खास हैं हमारे बीच, जो आज के सेमिनार में इनसे चर्चा चल रही है और वार्ता हो रही है। रंजीत सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। इतना बड़ा काम आपने आयोजित किया कि जिसमें कंज्यूमर भी और हमारे बिल्डर भी, जितने लोग हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों से हम लोग पूरा होते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए काम करते होते हैं, बिजनेस भी और आपस के सोशल रिलेशन भी। लेकिन रेरा उसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेरा एक रेगुलेशन बॉडी है और वो रेरा उन दोनों के संबंध को और प्रगाढ़, कानूनन और वैध और ज्यादा सस्टेनेबल करती है। तो सर, इसमें आज का जो सेमिनार है उसका क्या उद्देश्य है, जो आप लोगों को बताएं। देखिए, इस सेमिनार को आयोजित किया गया है इसीलिए हम लोगों ने दोनों पक्षों को बुलाया, जो परचेजर हैं उनको भी बुलाया, जो सेलर हैं, जो डेवलपर हैं उनको भी हमने बुलाया। पर्पस है कि कानून के बारे में बतावें। अगर आप एक पक्ष हैं तो आप अपने ही पक्ष के, अपने ही दृष्टिकोण से उस विवाद को देखते हैं, दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। आपने आज के कॉन्फ्रेंस में भी सुना, जो डेवलपर्स थे वो अपनी समस्या ज्यादा रख रहे थे और हमेशा दिखा रहे थे अपनी बेचारगी कि हम कष्ट में हैं। ठीक, इसीलिए हम लोगों ने दोनों को बुलाया और दोनों को पहले तो कानून से रूबरू कराना था, उसके विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था। उसके बाद जो उनका क्वेरीज था, जो क्वेश्चंस थे उनके, उसका निराकरण करना था। आपने कहा तनाव मुक्त और विवाद रहित, ठीक ना। तनाव मुक्त फ्लैट उनको आवंटी जो है उनको मिले, तो उसी के लिए ये कानून बना है कि इसी एक हम लोग उस पर नजर रखते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बिल्डर पर, कि वो सारा चीज फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं और ट्रांसपेरेंट वे में वो काम, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। उसके बावजूद भी अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निराकरण के लिए दूसरा हमारा पक्ष है, जो हमने बताया आपको शुरू में ही कि एक हो गया रजिस्ट्रेशन, एक एडजुडिकेशन। और जब यहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो एडजुडिकेशन में उनको रिलीफ देते हैं। रिलीफ सिर्फ ऑर्डर ही भर सीमित नहीं रहता है, सिर्फ आदेश ही नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं जिस वे में हो। और ये पीनल प्रोविजन है, अगर बिल्डर हमारी बात को, रेरा किसी आदेश को नहीं मानते हैं तो उन पर हम पेनाल्टी इम्पोज कर सकते हैं। अभी एक चर्चा आपने सुनी होगी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जमशेदपुर का मामला था, 3 मंजिल और 4 मंजिल बन गया है, जिसको सील कर दिया गया है, CNC सील किया है। जब हमने पूछा कि बिल्डर कौन है, रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो बताया कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस में जैसे ही हमारे संज्ञान में ये बातें आती है कि अमुक प्रोजेक्ट बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, तो हम उनको नोटिस करके, शोकॉज करके पहले डायरेक्शन इशू करते हैं कि रजिस्टर कराइए। अगर वो वायलेट करते हैं तो हमको पावर दिया गया सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट में कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% तक हम पेनल्टी इम्पोज करें। कल ही हमने एक जजमेंट पारित किया परसों, उसमें हमने 5 लाख रुपया बिल्डर पर इसीलिए पेनाल्टी इम्पोज किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के वो अपना काम कर रहा था और बुकिंग कर दिया था फ्लैट का। जी। तो इसी ये
सेमिनार का यही पर्पस था कि दोनों पक्ष की बातों को सुने, उनकी समस्याओं का निराकरण करें और कानून के पहलुओं से उनको अवगत करावें। जी सर, ये बहुत सुंदर, ये हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है पूरे भारतवर्ष में कि इस तरीके के सेमिनार होने से हमारे जो लोग हैं, जैसे आपने एक शब्द बड़ा ही मार्मिक उद्धृत किया था, वो किया था कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली है, जीवन का कमाई के 70% भाग को वो अपने मकान में खर्च करता है। तो चाहे वो मकान जहाँ से भी वो परचेज कर रहा हो, अगर उसके अमानत में ख़यानत होती है तो बेसिकली रेरा बनाया उसी के लिए गया है, रेगुलेट करने के लिए। तो सर, जो वो 70% खर्च करने वाले जो वर्ग हैं, उन वर्ग के लिए जो आपने एग्जाम्पल सेट किया है बहुत ही काबिले तारीफ है। सर, उन वर्ग को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की अगर कोई उनके साथ दुर्घटना होती हो या कोई बात होती हो तो उनको सबसे पहला प्ली क्या लेना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सब बताएं, एडजुडिकेशन में उनको सेक्शन 31 के तहत उनको कंप्लेंट फाइल करना है। किसी लॉयर को रखने की भी जरूरत नहीं है। एक सिंपल फॉर्मेट बना हुआ है जो हमारे रूल्स के साथ एनेक्स है। एनेक्सर एन और ओ में फाइल होगा एडजुडिकेटिंग अफसर के यहाँ, एन में फाइल होगा अथॉरिटी के यहाँ। हमने डिस्टिंग्विश करके बता दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन अगर कोई केस फाइल होता है तो वो केस फाइल होगा एडजुडिकेटिंग अफसर के यहाँ, और अदर रिलीफ्स के लिए होगा सेक्शन फॉर्म एन में हमारे यहाँ अथॉरिटी में होगा। तो अब नॉमिनल फी है उसमें 1000 रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हमने फिक्स नहीं किया है। जो रूल्स बना है उसमें दिया गया है कि कंप्लेंट फाइलिंग, इसीलिए कि फ्रिवोलस कंप्लेंट फाइल ना हो, चेक करने के लिए। और उसमें हम लोग नोटिस करते हैं, पक्षकार को बुलाते हैं, और पहला हमारा स्टेज रहता है कि बिना लिटिगेशन में जाए तो मेडिएशन से सेटलमेंट कर लो। हो भी रहा है केसेस, मान भी जाते हैं। कुछ अच्छे बिल्डर्स भी हैं जो हमारी बात को मानते हैं। एक मामला आपको बता रहे हैं हम और साहब दोनों आदमी बैठ के काम कर रहे थे, मेडिएशन फेल कर गया, रिफंड की बात थी। बिल्डर अड़े हुए थे कि हम 20 से ज़्यादा नहीं देंगे, 20 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे रिफंड, और जो परचेजर थे उनका कहना था कि 25 से कम हम नहीं लेंगे। हम लोग दोनों आदमी कोर्ट कर रहे थे। हमने कहा कि एक हम लोग तो सर आप ही लोग डिसाइड कर दिया जाए। तो हमारे वीरेंद्र भूषण साहब ने कहा कि 22 लाख आप दे दीजिए। बिल्डर ने कहा डन, केस सेटल। वाह सर, ये न्याय को कहा जाता है कि न्याय जितनी जल्द मिले वो न्याय है। बिल्कुल सही, और उसी न्याय में भरोसा रखी जाती है। सर, क्योंकि आप लोगों की प्रणाली बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही कंज्यूमर सेंट्रिक है, तो इस कंज्यूमर सेंट्रिक जो आप लोग योजना चला रहे हैं और एक अपना रेडा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बहुत सारी ऐसी जगहों पे देखी जा रही है पूरे झारखंड में, जिस स्टेट को हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, कि ये अथॉरिटी के खिलाफ लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं, हमको ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ परसेंटेज ज़्यादा ही होगा, कि बिना रजिस्टर्ड किए हुए गली मोहल्ले में छोटा सा जगह ले लिया, मकान बना लिया, लोगों को बेच दिया। तो सर, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उन जैसे लोग? हम जनरल पब्लिक को हम कह रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि बिना बोर्ड डिस्प्ले किए हुए, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के अगर कोई आदमी अपना बोर्ड भी लगा दिया है तो एक कुछ नहीं, एक मेल पर हमको सूचना दे दे, एक पत्र लिख दे, एनोनिमस लिखे, नाम भी नहीं दे कि कौन लिख रहा है, खाली बतावे कि अमुक स्थान पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक, हम फर्स्ट स्टेज है कि हम उससे स्पष्टीकरण मांगते हैं, लेकिन फुल एड्रेस होना चाहिए, बिल्डर का फुल एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, पॉसिबल अगर है तो जिसे ट्रेस किया जा सके, ताकि नोटिस हम भेजें तो उसको रिसीव हो जाए। और उससे कहते हैं कि आप बताइए कि आपका, वो अपना का एक्सप्लेनेशन देगा। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन लायक है, जरूरी है, 8 नंबर ऑफ फ्लैट्स उसके 8 से ज़्यादा हैं, एरिया जो है 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो हम उनको डायरेक्शन देंगे कि विद इन 2 मंथ्स आप रजिस्ट्रेशन कराइए। नहीं कराते हैं तो उनको पेनल्टी इम्पोज करेंगे। फिर भी नहीं मानते हैं अगर, तो उनको भी ब्लैक लिस्ट कर देंगे, जो हमने किया भी है। जी, ब्लैक लिस्ट भी किया है। जी, बिल्कुल। अब मैं वीरेंद्र भूषण सर से जानना चाह रहा हूँ कि सर, कंज्यूमर को जब कोई मकान लेने जाता है तो सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि किसी भी व्यक्ति का जो पैसा होता है बहुत ही गाढ़ी कमाई होती है, और हम लोग लगातार इस पे बात करते भी रहे हैं कि सर उस व्यक्ति को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए नटसेल में, कि जब वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हो उसको क्या ध्यान रखना? जिस प्रॉपर्टी वो परचेज कर रहा है, सबसे पहले तो उसे ध्यान है कि वो जिस जमीन पर वो बन रहा है वो कम से कम विवाद मुक्त हो।
उसके लिए उसके पास, बिल्डर के पास जो जमीन का कागजात है जिस पर उसने एग्रीमेंट किया है, वो जमीन पर मकान बना रहा है, उसको देख ले जरूर। वो उसे नहीं समझ में आ रहा तो वो बैंक का इनकम्बरेंस देख ले, लेकिन जमीन का लिटिगेशन वो निश्चित रूप से पहले देख ले। दूसरी बात है कि फिर वो देखे नक्शा अप्रूव है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, चूंकि नक्शा तो यूएलबी पास करता है, लेकिन रेरा के साथ अप्रूवल जरूरी है। चूंकि जो भुगता जब भी वो बनेगा, वो भुगता जब भी वो फ्लैट कर देगा, अगर रेरा अप्रूव्ड है तो सीधा वो डायरेक्टली हमसे जुड़ जाएगा। अपने किसी भी कंप्लेन को रेरा तक आराम से ले आ सकता है, चूंकि वो रेरा से निबंधित प्रोजेक्ट उसने खरीदा है। इसलिए रेरा की भी जवाबदेही बनती है भाई कि जिस आदमी ने जो प्रोजेक्ट खरीदा है, हम भी उसको टाइम टू टाइम उसको देखें। इसलिए वो तो मस्ट है उसको रेरा का प्रोजेक्ट देखने के लिए। इसके अलावा जो ब्रोचर की बात हमने पहले बताई कि वो ब्रोचर जो देख रहा है, तो ब्रोचर को साथ साथ ब्रोचर में जो भी चीज लिखा हुआ है उसको वो अपने एग्रीमेंट में भी इनकॉर्पोरेट करे। कि ब्रोचर में अगर स्विमिंग पूल दिया है टेरेस पर, तो उसमें एग्रीमेंट में भी रहना चाहिए कि हम टेरेस पर स्विमिंग पूल बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, हम इतना ट्रैक बनाएंगे, इतना जिम बनाएंगे। वो सारी चीज अभी तक बरनाम देखा गया, अधिकांश सब बिल्डर ब्रोचर में कुछ और देते हैं और एग्रीमेंट में केवल फ्लैट का डिस्क्रिप्शन ही रहता है। साथ साथ एग्रीमेंट में एक चीज देखे जरूर उपभोक्ता कि बिल्डर लिखता है कि अगर आप हमसे फेल करेंगे 18 महीने अपना किस्त देने में, तो हम आपको इतना % इंटरेस्ट के साथ आपको भुगतान करना होगा या हम कर देंगे। तो बिल्डर उपभोक्ता की यह कॉलम भी उसमें जुड़ावे कि अगर फेल करते हैं समय पर, तो आप हमको कितना पैसा देंगे। अभी केवल हम बिल्डर अपना पक्ष रखता है कि हम आपसे 18% लेंगे, लेकिन हम अगर विलम्ब करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने में, तो हम कितना देंगे ये कभी नहीं कहता है वो। जी बहुत बढ़िया। इसलिए वो चाहिए। और दूसरा है कि अभी जो मैक्सिमम हमने देखा है अपने यहाँ कि पार्किंग को लेकर हमेशा बिल्डर और बायर में डिस्प्यूट रहता है। तो हम चाहें कि मैंने बायर कम समय बता दे भाई हमको पार्किंग कहाँ दोगे, अलॉट कैसे करोगे, वो भी डिस्क्रिप्शन में नोट, वो भी रजिस्ट्रेशन में नोट एकदम नोट हो। क्योंकि इसलिए नोट होना मस्ट है, क्योंकि आप पार्किंग का पैसा लेते हैं जी। जैसे हम बिल्डिंग का पैसा लेते हैं, आप हमको फ्लैट नंबर ABCD जो भी देना हुआ देते हैं, आप हमारा पार्किंग का पैसा लेते हैं। इसलिए आपको पार्किंग में हम उसी समय अलॉट कर देना होगा। जी। साथ ये सब बातें ध्यान में रखनी होगी। ये सब बातें जरूर ध्यान रखें जिससे वो बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब लास्ट नोट पे हैं हम लोग कि कोविड के बाद एक बहुत बड़ी रोजगार का भी सेक्टर है हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसी का रिप्रेजेंटेशन है हम लोगों का ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सारी चीज़ें। तो इसमें रोजगार भी है, लोगों का ध्यान भी रखना है, हमारे बायर का भी ध्यान रखना है, और जो हमारे बिल्डर्स हैं वो भी बड़ी काढ़ी कमाई पूंजी लगाते हैं इसमें, कुछ व्यापार करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। ओवरऑल सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और इस तरीके के कार्यक्रम लगातार होता रहे, सब क्या संदेश देना? एक छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूँ जी। नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं फ्लैट्स की हम बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया की, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ फ्लैट्स जो हैं वो वर्ष 13-14 में हार्डली 75,000 80,000 बनते थे। बढ़ते बढ़ते वो करीब 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुंचा 18-19 तक। फिर कोविड आया, कोविड में फिर डाउनफॉल हुआ जी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस, जो बायर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जगा, उनको लगा कि अब पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे तो गारंटेड रिटर्न है कि हमको ढंग का चीज़ मिलेगा, एज पर एग्रीमेंट मिलेगा। और यही कारण है जो इस साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 1 लाख फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन हुआ है। और कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा बुकिंग हो रही है, जो प्रीवियस बुकिंग्स मैंने जो खाली रह गए थे वो भी फ्लैट्स अब बुक हो रहे हैं। और एक्सपेक्टेड है कि इस 2023 में भारत में लगभग 4 लाख यूनिट्स तैयार होंगे। ये रेरा एक्ट का कमाल है, ये इम्पैक्ट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन की शुरुआत होने जा रही है, तो मैं रंजीत कुमार चौधरी सर का और वीरेंद्र भूषण सर का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके का ऑर्गेनाइज प्रोग्राम उन्होंने किया कि जिससे कि हमारे बिल्डर या हमारे वो बायर
दोनों के बीच एक ब्रिज बन सके, और रेरा जिसके लिए कही जाती है कि कानून का पालन या रेरा के नियम और एक्ट का पालन, जो RERD एक्ट है उसका पालन करने के बाद हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंडिया या हमारा झारखंड बहुत आगे नाम किया है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। आपको पता है कि जहां पारदर्शिता है वहीं तरक्की है, वहीं विकास है, चाहे आर्थिक विकास कह लें या फिर हमारे इस सब सेक्टर के विकास को कह लें। आज इस चर्चा को यहीं तक विराम देते हैं। फिर आगे परिचर्चा को देखने के लिए चैनल को विजिट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।